हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे जीके के 1000 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। किसके जीके के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको हम पूरा जो आरपीएफ एसआई का पेपर है, एलपी का पेपर है, उसके पहले हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ये सभी टॉपिक हम लोग कम से कम 10 और 12 दिन में हम लोग तो खत्म कर देंगे। इसको पढ़कर पूरा एक बार पूरा जीके जीएस का हम लोग 1000 क्वेश्चन के साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या पढ़ेंगे आज? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के कम से कम 100 प्रश्न आज पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन कि बौद्ध संगीतियों के आयोजनों स्थल का सही कालानुक्रम है। जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 संगीतियां हुई थी। कितने? 4। तो 4 संगीतियों का जो जहां जहां स्थलों पर हुई थी उसका पूछ रहा है सही कालानुक्रम। तो जो पहला बौद्ध संगीति था तो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और कहाँ हुआ था? राजगिरी में। तो क्या पूछा है? स्थान पूछा है। तो पहला राजगिरी। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? कालाशोक के समय में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा अशोक के समय हुआ था। तीसरा अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है। और चौथा कनिष्क के समय हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। तो पहला अजातशत्रु राजगिरी, जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। कालाशोक साबकमीर वैशाली में हुआ था। अशोक मुगली पुत्तिस गोसाल और पाटलिपुत्रा में हुआ था। कनिष्क वसुमित्र और कुंडलवन में। तो जो स्थान है पहला राजगिरी है, दूसरा वैशाली है, तीसरा पाटलिपुत्र है, चौथा कुंडलवन। वही ऑप्शन नंबर सी है राजगिरी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्या दिया है? निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो क्या पूछ रहा है कि अशोक के जो द्विभाषी, 2 भाषाओं में जो अभिलेख थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सर ए कूना। जो कंधार में अभिलेख लिखा गया है वो क्या था? द्विभाषी था। क्या था? द्विभाषी था। कुछ और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में कि जो सर ए कूना कंधार का था जो अभिलेख, वो क्या था? द्विभाषी था। तो किस भाषा में लिखा गया था सर ए कूना अभिलेख? आरमाइक एवं ग्रीक, एक आरमाइक भाषा में और दूसरा ग्रीक भाषा में लिखा गया था। जबकि गुर्जरा व मास्की, जो गुर्जरा व मास्की अभिलेख है वो ब्राह्मणी और ब्रासी भाषाओं में लिखा गया था। कहाँ है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है अभिलेख वो किस में लिखा गया था? खरोष्टी लिपि में। और तक्षशिला एवं लघुमान आरमाइक लिपि में। इसको देख लेना, पीडीएफ हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसको देख लेना। ठीक है। तो क्या बोला है? अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी सर ए कूना। क्या होगा? सर ए कूना। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत में है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना है। तो कहाँ का राजा था? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह लाखों का दान दिया करता था, इसलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका जो उसके मृत्यु के बाद उसके गद्दी पर कौन बैठा था? तो आराम शाह था। और आराम शाह को मारकर कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो याद रखना है
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था और उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन आया था, अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और सिकंदर लोदी ने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण लाया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्ने बतूता आया था। ठीक है, इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, यदि मैं, ये क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का था। ये बोल रहा है कि अगर मैं, वो बोल रहा है शासक कि अगर मैं अपने गुलाम को भी एक पालकी में बैठा दूं तो जो मेरे मंत्रीगण हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं, मेरे शासनकाल के शासक हैं, वो क्या करेंगे, उसके पालकी पर बैठाकर कंधे पर ले जाएंगे। तो ये किसका कथन था, ये किसका कथन था, सिकंदर लोदी का। किसका था, सिकंदर लोदी का। ठीक है, तो सिकंदर लोदी क्या कहता है कि मैं अगर अपने गुलाम को पालकी में भी बैठा दूं तो मेरे सरदार उसे उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कथन किसका है, सिकंदर लोदी का। और बलबन क्या किया, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। और खिज्र खां कौन है, खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना की थी। किसकी, सैयद वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5वां, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, गांधी जी के आंदोलनों को सुमेलित करना है। तो कौन कौन से आंदोलन है देखते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। तो पहला का क्या हो जाएगा, 3। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। सविनय अवज्ञा 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सही ऑप्शन कौन है, पहला का 3 कौन है, सी। और दूसरा का 4 और सी का 2। तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का किसान के लिए मूल रूप से पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ऑफिशियली। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा कब हुआ था, 1903 में। और भारत छोड़ो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था वायसराय, लिनलिथगो। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक था वो कौन था, मोहम्मद गौरी। सबसे पहले मुस्लिम राज्य जो मुस्लिम राजा था उसे कौन था, मोहम्मद गौरी। कहाँ का था, कब तक शासन किया, भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक कई आक्रमण भारत पर किए और दिल्ली में क्या की, मुस्लिम की आधारशिला रखी। तो 1175 से 1206 में। और जो मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जहीरुद्दीन बाबर। मुस्लिम शासन का संस्थापक मोहम्मद गौरी और मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर। और जहीरुद्दीन बाबर का 1526 से 1530 तक कौन था, बाबर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे कौन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या, जो सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता की जनसंख्या जो थी मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। तो कौन सी प्रजाति है जो इसमें शामिल नहीं थी, तो कौन सी है, नेग्रिटो। नेग्रिटो सिंधु सभ्यता के मिश्रित प्रजातियों में से नहीं थी। बाकी अल्पाइन थी, भूमध्य सागरी भी थी, मंगोलायड भी थे। ठीक है, कौन कौन, अल्पाइन, भूमध्य सागरी, मंगोलायड, ये सब क्या थे, सिंधु सभ्यता के मिश्रित प्रजातियां थी। लेकिन नेग्रिटो
नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, निम्नलिखित में सिंधु स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अस्थियां हैं उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सूरकोटड़ा में कहाँ में क्या मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और सूरकोटड़ा की खोज कौन की थी, जगपति जोशी ने 1964 में की थी। ठीक है, किसने की थी, जगपति जोशी ने 1964 में की थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो ये सब प्रतीक जो होते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित और बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो क्या क्या है उसको हमको सुमेलित करने को दिया है। तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल, पहला का पहला, गृह त्याग घोड़ा। ठीक है, ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, और मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। तो सीधा सीधा पहला का एक, दूसरा का बी का गृह त्याग का घोड़ा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ और देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रतीक है, जन्म किसका है, कमल का, और गृह त्याग घोड़ा का, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, और निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह, और मृत्यु कहाँ क्या कहते हैं, चिन्ह स्तूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। तो पहला क्या है कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर बल दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सत्य है क्या, सत्य है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर बल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है भाई। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 कथन दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, 1 व दोनों, 1 व दोनों। क्या दिया है, जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना पद्धति से प्राण त्यागना, अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया। ठीक है, और क्या है, जैन धर्म का देखिए दिया है ना, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। और विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और श्रीगुप्त क्या था, गुप्त वंश का क्या था, गुप्त वंश का इन्होंने क्या किया था, संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए, एरड़ अभिलेख में जो है वो सती प्रथा के अंत के बारे में क्या करता है, जो एरड़ अभिलेख है सती प्रथा के अंत के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे क्या दिया है व्याख्या में कि भानुगुप्त ने एरड़ अभिलेख में 510 को उसके सामंत गोप्राप का उल्लेख मिलता है। तो भानुगुप्त का क्या था, एरड़ अभिलेख था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन होगा, 13। आगे क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताए थे, इसके पहले अभी बताए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
उसकी मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात उसका जो तात्कालिक दिया है ना, तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह बना। कौन बना? आराम शाह। सभी लोग इल्तुतमिश सोच रहे होंगे, लेकिन इसका तात्कालिक जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना था? आराम शाह। और आराम शाह को मार कर जो है, बहुत दिन आराम शाह नहीं किया शासन, बहुत कम दिन किया होगा, महीनों में, तो उसको मार कर कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया। कौन बन गया? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका जो शासन काल था इल्तुतमिश का, इसने बड़े दिनों तक शासन किया, तो इसलिए इसको जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था इल्तुतमिश। ठीक है, इसने, ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चहलगानी या 40 दल की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व जो था दीवान खालसा के पास था? तो किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि का देखभाल जो था उस किसके पास था? दीवान खालसा के पास था। तो दीवान खालसा का मतलब राज्य से सीधे नियंत्रण वाली भूमि। थोड़ा क्वेश्चन जरूर हार्ड पड़ रहे होंगे, लेकिन क्या करें दोस्तों, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, जो आए उसको पढ़कर क्या करोगे, जो न आए उसे पढ़ा करो। तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड हो रहे होंगे, इसको पढ़ो। आगे देखेंगे क्या है कि जो दीवान खालसा था, याद करो, दीवान खालसा जो था वो राज्य के सीधे नियंत्रण, दीवान खालसा से याद करो भूमि, क्या? भूमि। ठीक है, ये किसमें था? मुगल काल में था। किसमें था? मुगल काल में। खालसा का मतलब भूमि, खालसा का मतलब भूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो किसके विजय के उपरांत जो अकबर था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात। किसके विजय के उपरांत? तो गुजरात विजय के उपरांत इसने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? मतलब कि जो शिवाजी प्रशासन कर रहे थे उनके शासनकाल में जो सर ए नौबत क्या था, पूछ रहा है। तो क्या था? पैदल सेना अधिकारियों का झुंड था। सर ए नौबत किसे कहते थे? पैदल सेना अधिकारी को क्या कहते हैं? सर ए नौबत। सर ए नौबत किसके समय में? शिवाजी के समय में। किसे? पैदल सेना अधिकारी को क्या कहते थे? सर ए नौबत। ठीक है, तो शिवाजी के सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, कौन कौन देख लेते हैं। पहला था पागा। क्या था? पागा। राजकीय घुड़सवार को क्या कहते थे? पागा। और दूसरा था सीलेदार। ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, सीलेदार। और तीसरा था पैदल सेना, जिसे क्या कहते थे? सरे नौबत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। क्या? निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। तो पहला क्या दिया है? जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं। तो जो बुद्ध धर्म था चाहे जैन धर्म था, चाहे बुद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, वो पूर्व जन्मों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो ये सही है। क्या है? सही है। दूसरा क्या है? नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हों पाली भाषा में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो जो अग्नि वेदिका थी, अग्नि पूजा थी, वो किस स्थान से खोजी गई? सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे
जैसे हड़प्पा सभ्यता था, चनहुदड़ो था, मोहनजोदड़ो था, तो किसमें खोजा गया? तो किसमें खोजा गया? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, कालीबंगा। क्या? कालीबंगा में क्या खोजा गया? अग्नि पूजा और अग्नि वेदिका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसमें? कालीबंगा में खोजा गया था। तो कालीबंगा की खोज किसने किया था? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। किसने? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसने किसका? मगध का साम्राज्य क्या किया था? प्राप्त किया था। किससे किया था? तो उससे महमूद अरे कौन था? इब्राहिम लोदी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी से क्या किया था? इब्राहिम ने इब्राहिम लोदी नहीं, घनानंद से। जो शासक था घनानंद को हराकर क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, किससे? घनानंद से। तो 19 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? डी, मुद्रा राक्षस। तो जो राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा किसमें दी गई है? मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस के बुक में दी गई है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस बुक जो है किसकी है? मुद्रा राक्षस बुक किसकी है? विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की। किसकी है दोस्तों? विशाख दत्त की क्या है बुक जो है? और मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे राज सिंहासन प्राप्त करने की जो विधि है वो दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? राष्ट्र नायक। तथा गांधी जी जो थे उसे देशभक्तों का देशभक्त कहा। क्या कहा? देशभक्तों का देशभक्त। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। और सुभाष चंद्र बोस जो थे काबुल से ओलरेंडो मसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर कहाँ गए? रूस गए। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, मलेशिया में, भारत में नहीं गए, मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। कहाँ से कहा था दोस्तों? मलेशिया से कहा था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको राष्ट्र नायक किसने कहा? राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21, दीवाने ए मुस्तक राज किससे संबंधित है? तो मुस्तक राज किससे संबंधित है दोस्तों? भू राजस्व विभाग से। ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व विभाग इसका सही होगा। मुस्तक राज किससे? भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित था? जो टोडरमल थे किसके शासनकाल में टोडरमल थे? तो अकबर के शासनकाल में क्या थे? टोडरमल। किसके? अकबर के। तो टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित था? किससे संबंधित था दोस्तों? जाब्ती प्रणाली से संबंधित था टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था। तो अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में जो टोडरमल थे भू राजस्व बंदोबस्त की जाति प्रणाली को क्या किया था? लागू किया था। यह प्रणाली कहाँ लागू हुआ? बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में लागू किया गया। ठीक है, जाब्ती प्रणाली जो थी वो विकसित होकर 1580 में क्या हो गई? आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो आईने दहसाला को क्या कहा जाता है? टोडरमल बंदोबस्त। और आईने दहसाला क्या है? जाब्ती प्रणाली का ही विकसित होकर 1580 में
क्या हुआ, आईने 10 साला। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सुरक्षा कपाट सिद्धांत किसने से संबंधित है। जो सुरक्षा कपाट सिद्धांत है, क्वेश्चन बहुत नए मिलेंगे दोस्तों आप लोग को, बस ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। और क्वेश्चन में इससे जो पेपर में क्वेश्चन होंगे इससे जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 23 क्या है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। किससे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में बंबई में स्थापित किया गया था। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित भी किया गया था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। तो किसने दिया था सुरक्षा कपाट की संज्ञा, लाला लाजपत राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1909 में सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। तो 1909 में क्या हो रहा था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। किसने, क्या आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम। उसके तहत क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके लिए पृथक प्रतिनिधित्व और क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किए गए थे, ठीक है। और इन्हीं सुधारों ने क्या किया, भारत के जो विभाजन का बीज बो दिया। ये जो सुधार थे इन्हीं की वजह से क्या, भारत विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गंगा और यमुना, गंगा उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है और बड़ी नदी भी है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कि जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है। तो जैन मत जो जैन मत है उसके द्वारा संथारा से क्या तात्पर्य है। तो संथारा याद रखना कि संथारा क्या है, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान क्या कहता है, कि क्या कहलाता है, संथारा। जो उपवास के द्वारा प्राण त्यागे उसे क्या कहते हैं, संथारा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने से संबंधित है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। प्रतीत्य समुत्पाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। तो अशोक ने जो गया जिले में बराबर की पहाड़ी है उस पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी दोस्तों, किसके लिए, आजीवक संप्रदायों के लिए की थी, क्या की थी, गुफाएं खुदवाई थी। तो सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं का जो निर्माण किया था वह नई सदी में प्रारंभ किया था। और गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए करण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का क्या करा, निर्माण करवाया। तो अशोक ने गया जिले में जो बराबर की पहाड़ी थी वो किसके लिए खुदवाई, आजीवक संप्रदाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर क्या होगा, ए 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, ठीक है। तो यह दिवस क्या किया, ये जो दिवस था 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम राष्ट्र थे
मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, यह क्या किया, भयानक रूप ले लिया दंगों का, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो ये एक बहुत खास दिन के रूप में भी, खास दिन क्या, एक तरह का बहुत ही खतरनाक दिन मान लो, काला दिन, भारत का एक काला दिन के इसको भी संज्ञा ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन पढ़ रहे थे अभी दोस्तों, 29 पढ़ रहे थे ना। हाँ ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग थे सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, तैयब जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है। तो शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। शिवाजी के जो मंत्री परिषद था उसे क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है दोस्तों, अष्टप्रधान। ठीक है, और क्या क्या कहा, जो अष्टप्रधान थे मंत्री परिषद में, शिवाजी के मंत्री परिषद में जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे। पहला था पेशवा या प्रधानमंत्री। क्या था, पेशवा या प्रधानमंत्री, यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, दूसरा था अमात्य या मजूमदार, जो वित्त मंत्री था। ठीक है, और तीसरा क्या था, वाकियानवीस, राजा के दैनिक कार्यों का क्या करता था, प्रतिदिन कार्यों का मंत्री था। ठीक है, इसी तरह 5 और थे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि सैंधो सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह कौन सी नदी पर स्थित है। तो जो सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर को जो क्या करता है, संस्कृति को जो चिन्हित करता है, वो कौन है, कौन सी नदी है उसके किनारे पर, कौन सी नदी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। कौन है, चिनाब नदी। तो कौन कौन से दोस्तों, 4 थे। कौन थे, ट्रिक याद करो, सम बराबर एड, 4 स्थान थे, सम बराबर एड। तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, और म से क्या हो जाएगा, मांडा, और ए से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, सम बराबर एड। क्या हो जाएगा, सुतकांगेडोर। यहाँ से चलेंगे, इधर से क्या करते हैं, किधर से लिखा जाता है, ये जो देवनागरी लिपि किधर से लिखा जाता है, दाएं हाथ से, और दाएं हाथ की तरफ से लिखा जाता है। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ से। तो सुतकांगेडोर वहीं से लेंगे, सुतकांगेडोर, मांडा, और तीसरा क्या होगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और चौथा क्या होगा, डी से दाइमाबाद। क्या हो जाएगा, दाइमाबाद। क्या हो जाएगा, दाइमाबाद। ये 4 स्थान थे सिंधु सभ्यता के, पूछा जाता है। इनके नीचे किनारे पर कौन कौन सी नदी थी, तो ये भी याद कर लेंगे। डच हैं पर अब नहीं। ठीक है, तो ड से क्या हो जाएगा, ड से, च से चिनाब नदी हो जाएगा, च से चिनाब नदी, हैं से हिंडन नदी, और पर से परवरा नदी। क्या हो जाएगा, प्रवरा नदी। क्या हो जाएगा, परवरा नदी। और ड से डास्क नदी। क्या हो जाएगा, डास्क नदी। तो सुतकांगेडोर किधर हो गया, किधर हो गया दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हो गया। क्या हो गया, पश्चिम में सुतकांगेडोर। फिर उत्तर में क्या हो गया, मांडा, किसके किनारे है, चिनाब नदी के। फिर जो पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे है। दाइमाबाद किधर है, दक्षिण में, जो किसके नदी किनारे है, प्रवरा नदी किनारे। इसे याद रखना। ठीक है,
यहाँ पर दिया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांडा है। जो उत्तर में है कौन था? मांडा भी बताए हैं, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, जबकि दक्षिणी छोर पर कौन है? दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। गोदावरी की सहायक प्रमुख नदी है। इसी तरह से दिया है, सभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग का देखभाल करता था? तो दीवान ए कोही किस विभाग का देखभाल करता था? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि की उन्नति का देखभाल करता था। कौन? दीवान ए कोही। कौन किसके शासन में काल था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवान ए कोही कृषि की उन्नति की देखभाल करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो जो वास्तविक किसान सत्याग्रह था, पहला जो वास्तविक किसान सत्याग्रह था वो कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। चंपारण 1917 में। ये भी तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन जो वास्तविक किसान सत्याग्रह था वो कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि फरवरी 1905 ईस्वी में फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 1905 पूछा है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा होंगे। क्या होंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अगर 1916 में पूछा होता तो 1916 में कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों मिलकर। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। यहाँ सन याद रखेंगे। 1905 पूछे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, और 1916 पूछे तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। किसका? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, और क्या दिया है? आगे दिया है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो 1897 ईस्वी में लंदन में बस गए थे। कब बसे थे? 1897 में ही। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था जिसमें बी डी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल भगीरा प्रमुख थे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक ही आज देखेंगे। बस आगे क्या करेंगे, कल से क्वेश्चन नंबर 36 से कम 100 क्वेश्चन देंगे। 36 से 100 कल देखेंगे, 36 से 100। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए क्या करते हैं, बहुत खोज के क्या लाते हैं? क्वेश्चन आंसर लाते हैं। ये 2024 का अपडेटेड है, इसको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा तुम्हारा जीके जीएस। बस 10 से 12 दिन में हम इसे रिवाइज कर देंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा जो ये मेहनत है अगर अच्छा लगे और मेरा जो कंटेंट है अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।